कोई बोला? लाल बहादुर शास्त्री। अभी आप सबसे पहले कोई बोला, एकदम स्लो धीरी आवाज थी, कौन बोला वो? मैं पहुंचानी सानी जहरा। हाँ हाँ, क्या क्या नाम बताया बेटा आपने? पहुंचानी सानी जहरा। हाँ, सानी सेरा। हाँ, इन्होंने सबसे पहले बताया कि लाल बहादुर शास्त्री। हम्म। तो हम लाल बहादुर शास्त्री का जो पाठ है वो हमने शुरू किया था। और उसमें आप पहले मुझे ये बताइए कि कौन है उसके लेखक? बताइए बताइए। मॉर्निंग मिस। मैंने पूछा कि कौन है उसके लेखक? शंकर दयाल शर्मा। हाँ, वेरी गुड। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारा लेसन था, उसके लेखक जो हैं वह हैं शंकर दयाल शर्मा जी। ओ- और शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में आपको कुछ याद है? क्या थे वो शंकर दयाल शर्मा जी? शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे? आपके सामने स्क्रीन है, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन बेटा? जी दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति। तो फिर, हाँ, तो उसमें से देख के तो आप बता ही सकते हैं ना बेटा, बिना देखे पूछूं और ना ये समझ में आए तो समझती हूँ मैं। पर आपके सामने है स्क्रीन। हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। और उन्होंने हमारे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया है। राइट। शास्त्री जी जो हैं हाँ। उनके साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका सारा जीवन जो है वो कर्म से भरा हुआ लगता है, इसीलिए उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना उचित माना जाता है। शास्त्री जी जो थे वो एक सामान्य परिवार से ही थे, और सामान्य परिवार से ही वे आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे थे। और उनका रहस्य जो है, यहाँ तक सफलता प्राप्त करने का रहस्य जो है वो कर्मयोगी होने में ही है। वे शास्त्री जी जो थे वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर या नसीब पर भरोसा करके बैठ जाए, पर वे उन लोगों में थे जो अपने कर्म की शक्ति पर भरोसा करके, अपने चिंतन की शक्ति पर, चिंतन यानी अपने विचार, उसकी शक्ति पर भरोसा करने वालों में से थे। और वे अपने कर्म को ही ईश्वर मानते थे। जब आप अपने कर्म को यानी अपने कार्य को ईश्वर मानने लगे ना, तो आप उसकी वैसे ही पूजा करते हैं जैसे आप अपने ईश्वर की करते हैं। आपको पता है कि हम जब मंदिर में या मस्जिद में किसी भी धर्म स्थान में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं? पूरे मन से करते हैं। उस समय हमारा ध्यान सिर्फ हमारे ईश्वर में होता है और कहीं नहीं होता है ना। तो उस समय आप ईश्वर के प्रति कैसे अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार आपको अपने कार्य में भी ऐसा ही करना चाहिए कि आप जब कार्य कर रहे हो तब भी आपको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए अपने कार्य के प्रति। हम्म। तो शास्त्री जी जो थे वो भी यही करते थे कि वह अपने कार्य को अपना ईश्वर मानते थे, और बिना किसी फल की इच्छा किए वे अपने कार्य करते थे। और कभी उन्हें फल में भी था तो भी वे कभी कभी अपने फल के प्रति क्षिद्र दृष्टि भाव भी रखते थे। बेटा म्यूट रखिएगा माइक। और खास जितना ध्यान देंगे बेटा उतना ही समझ में आएगा। सेम 1 से सेम 2 जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है,
लेसन जो है उसकी क्षमता आपकी दिमागी क्षमता के आधार पर जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका पूरा जीवन दर्शन जो है ना वो गीता का प्रतिरूप है। मैंने आपको बताया था कि इसमें से ऐसा सवाल पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है। और आप चाहे तो ये सवाल जो मैं बीच बीच में बताती हूँ वो आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको लेसन के बीच में जो सवाल करवाऊंगी वो मैं आपको स्वाध्याय में नहीं करवाऊंगी। क्यों दो दो बार क्यों करना बेटा? इसलिए जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो लोग हमेशा, मैंने आपको सेवन्थ में भी समझाया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब टीचर आपके क्लास में हो तो आप नोट पेन लेकर ही बैठिए, ताकि जो भी पॉइंट्स अगर आपको ये लगे कि ये पॉइंट जरूरी है या ये सवाल जरूरी है तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाए। मैंने आपको सेवन्थ में भी यही हैबिट डाली थी आपको, है ना, कि हिंदी के लेक्चर में हमेशा मैं आपको नोट पेन लेकर ही, नोट पेन खुले रखकर ही बिठवाती थी, ताकि आप बीच बीच में पॉइंट्स लिखते जाए। हम्म। तो ये बात याद रखिए कि जो भी सवाल मैं लेसन के बीच में करवा रही हूँ वो मैं स्वाध्याय में नहीं करवाऊंगी। तो आप वो सवाल लिखते जाइएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए उनके बारे में केवल कर्मयोगी नहीं पर निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। यहाँ तक हम किया था, राइट। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए सानी पढ़ो बेटा, सानी जरा पढ़ो। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उर्म उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्थन, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने बस इसी बस इतना रखो। हाँ ओके, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तीन बातें उनके जीवन में हमें दिखाई देती है। देखिए कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। अब उद्देश्य मतलब क्या? उद्देश्य मतलब क्या? फिर दृढ़ आस्था। हम्म, तो इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? समर्पण, हम्म, संपूर्ण। तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। अब उद्देश्य यानी लक्ष्य। उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको? आप चाहे तो बेटा आप मेरी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, अपनी स्क्रीन को जूम कर दीजिए, इसलिए अच्छे से देख पाए थोड़ा। तो अपने उद्देश्य के प्रति यानी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ यानी पूर्ण रूप से आस्था, आस्था यानी विश्वास। तो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने हेतु के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव। अब आपका लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म का, कार्य का भाव तो होना ही चाहिए। और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। समर्पण यानी संपूर्ण, अपने आप को पूरी तरह, संपूर्ण यानी पूरी तरह, पूरा, तो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देना यानी झोंक देना। ये तीन बातें उनके जीवन चरित्र का जीवन दर्शन में दिखाई देती है। अब इसे हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? तो अभी आप लोगों का कोई ना कोई उद्देश्य आपने सोचा ही होगा। अब आप 8 में हैं तो थोड़ा बहुत अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। कुछ सोचा होगा ना गर्ल्स आपने अपने बारे में?
सोचा है हाँ किसी ने? हाँ सोचा है। है हाँ ना? मैम। क्या सोचा है? आप क्या करना चाहते हो आगे बढ़ के? आगे चलकर क्या बनना है, क्या करना है? डॉक्टर। कुछ सोचा है? कुछ आइडिया है? फैशन डॉक्टर्स, ओके, डॉक्टर बनना है। डिजाइनर। फैशन डिजाइनर बनना है, ओके, वेरी गुड। फिर और किसी ने आईपीएस सोचा है कुछ? गायनेक डॉक्टर आईएएस या टीचर। ऑफिसर, वेरी गुड। और फैशन डिजाइनर। हाँ, डॉक्टर ना, फैशन डॉक्टर या डिजाइनर, टीचर। ओके ओके। डॉक्टर या टीचर, वेरी गुड। चलिए, तो आपने कुछ तो सोचा है अपने बारे में, हाँ, कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या फैशन डिजाइनर बनूंगी या तो मैं टीचर बनूंगी। ऐसा कुछ ना कुछ आपने अपने बारे में अपने लक्ष्य कुछ ना कुछ तय किया है। तो अब आपके सामने आपका लक्ष्य निश्चित है, पर उस लक्ष्य के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ना। हम्म मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, पर उसके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। फिर यह नहीं कि मैं चाहती तो हूँ फैशन डिजाइनर या डॉक्टर बनना, पर मुझे विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ मिस, मैंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगी, मुझे विश्वास है। तो ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट? हाँ मिस। हम्म देखिए, मनुष्य कुछ ना कर सके ना, ऐसा नहीं है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आपने देखा है आज तक में मनुष्य ने कितनी क्रांति कर दी है। हाँ, मनुष्य पहले कैसे जीता था, आपने आपके सामाजिक विज्ञान में पढ़ा ही होगा, एसएस में, कि मनुष्य पहले कैसे जीता था और उससे धीरे धीरे आगे बढ़कर विकास करते हुए, टेक्नोलॉजी का विकास करते हुए वो यहाँ तक पहुंचा है। तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, आप ये मानते हैं, है ना? तो वैसे ही आपने अगर कोई लक्ष्य तय कर लिया है तो उसके प्रति अगर आपका विश्वास होगा तो आप उसमें कुछ कार्य करेंगे ही। तो पहली बात कि आपके लक्ष्य के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। उसके बाद उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करो। अब डॉक्टर बनना है ये सोच लिया, पर या फैशन डिजाइनर बनना है या शिक्षक बनना है ये सोच तो लिया, पर उसे प्राप्त करने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा, कार्य करना पड़ेगा ना। अब डॉक्टर बनना है, विश्वास है, तो उसे पूरा करने के लिए उसका कर्म का भाव होना चाहिए ना आपके लिए। तो फिर आप साइंस के जो प्रोजेक्ट है वो करते रहिए। फिर आप साइंस के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आप देखते रहें। हाँ, अब आप इंटरनेट काफी यूज करते हैं, तो आप उसमें भी कुछ न कुछ सारे ढूंढते रहे, करते हैं। मिस, बेटा, हाँ बोलो बेटा। आपकी आवाज कट हो पूछना है रही कि है। बाकी गर्ल्स को ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम? नहीं मिस। नहीं मिस। नहीं हो रहा है ना? ओके, क्लियर है ना आवाज? हाँ मिस। ओके, बेटा आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है, तो शायद आपके नेटवर्क में इश्यू है। हाँ, ओके। तो लक्ष्य के प्रति कर्म का भाव होना चाहिए। शिक्षक बनना है तो सारे जानकारियां इधर से उधर से आपको जानते रहना चाहिए। फैशन डिजाइनर बनना है तो फैशन के जो भी अपडेट आते रहते हैं, हाँ, जो भी नए डिजाइन्स वगैरह आते रहते हैं उसके बारे में आपको जानते रहना चाहिए। कुछ घर पे भी ट्राई करते रहना चाहिए फ्री टाइम में। तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, अब डॉक्टर बनना है, शिक्षक बनना है, कुछ भी बनना हो तो पढ़ाई तो करते ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए कर्म का भाव होना चाहिए, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात कि उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यानी अपने आप को पूरी तरह झोंक देना है।
अब देखिए, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, उसकी पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है। तो आपको अगर बनना है तो पूरी तरह से आपको पढ़ाई में समर्पित कर देना है। हाँ, अभी आप 8 में हो ना, तो कम से कम आपकी रोज की पढ़ाई 3 घंटे की तो होनी ही चाहिए, होमवर्क के सिवाय। फिर उसके बाद 3 घंटे की पढ़ाई कम से कम, यानी आपके सब्जेक्ट की, फिर आप इतर वाचन करो वो सब, तो टोटल 3 घंटे का तो आपको पढ़ना ही चाहिए। फिर जब 9th 10th में आओ तो कम से कम 10th में तो आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 10th में 90 अप परसेंटेज ला पाएंगे। 91 या 92, जो भी आपका लक्ष्य होगा वहां तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब रोज आप 7 या 8 घंटे पढ़ेंगे। फिर एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं चलता। रोज का रोज 7 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। साइंस लेंगे तो 10 10 12 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, 10th के बाद। साइंस लगे तभी डॉक्टर बन पाएंगे ना, तो जी। आपको समय निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा। तो संपूर्ण अपने आप को समर्पित कर देना है। फिर ये नहीं कि चलो बाहर भाई बहन जो है टीवी देख रहे हैं, छोटे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो चलो मैं भी थोड़ी देर हो आऊं, ये नहीं। आपका दिमाग आपकी पढ़ाई के समय पढ़ाई में ही होना चाहिए। फिर सब घूमने जा रहे हैं तो बार बार हमें भी घूमने जाना, ये 10th में या 12th में नहीं चलता बेटा। हम्म आपको ये सब थोड़े समय के लिए कम करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये 3 बातें, एक तो अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास हो, फिर उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव करना चाहिए, यानी कार्य करना चाहिए, और उस कर्म के प्रति खुद को समर्पित कर देना चाहिए। ये 3 बातें शास्त्री जी के जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। आपको ऐसा सवाल यहाँ पूछा जाता है कि शास्त्री जी के चरित्र तथा या जीवन दर्शन में कौन सी बातें दिखाई देती हैं? तो शास्त्री जी के जीवन दर्शन में कौन सी बातें दिखाई पड़ती है? तो शास्त्री जी के जीवन दर्शन में अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना, ये बातें दिखाई देती हैं। क्लियर? ये सवाल समझ में आया? जी यस। हाँ, ओके, चलिए तो अब आगे बढ़े। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में हो, कार्य करते हो, पर यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों को पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा अपने कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। क्या कहा यहाँ कि उन्होंने एक जगह अपना कोई भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने, कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं कि राजनीति में ही हो, हाँ, आप किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फैशन डिजाइनर हो, बिजनेसमैन हो, टीचर्स हो, कोई भी क्षेत्र में हो, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर उसमें सफल होना है तो अपने दायित्व, दायित्व यानी अपनी फर्जों, अपने जो जिम्मेदारियां है, दायित्व यानी जिम्मेदारियां, तो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा और अपने कार्य और समर्पण यानी संपूर्ण समर्पित हो जाना। फिर भक्ति और कर्म, अपना कार्य और उसमें भक्ति की भावना,
का समानता होनी चाहिए। समन्वय यानी समानता होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? आप देखिए, आप देखेंगे ना कि बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में अगर आप सोचने जाए ना, तो है तो कई सारे लोग। हाँ, कितने सारे लोग बिजनेस करते हैं दुनिया में, देश में। पर उसमें से अगर आप बेस्ट बिजनेसमैन का नाम आपको पूछे ना, तो आपको दो तीन नाम ऐसे हैं जो फटाक से याद आ जाएंगे। जैसे अंबानी, हाँ, फिर अदानी, फिर बजाज। हाँ, तो ऐसे कुछ नाम ऐसे हैं, टाटास, बिरलास, कुछ नाम ऐसे हैं जो बिजनेस की दुनिया में बहुत उन्होंने सफलता हासिल की है। तो ऐसे ही थोड़ी मिल गई, ऐसे ही नहीं मिली। हाँ, ये बिरलास, ये टाटास, ये अंबानी, ये कोई पहले से इतने अमीर या पैसे वाले नहीं थे जो बिजनेस बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ये लोग भी पहले हमारी तरह सामान्य इंसान थे, जो महीने के, हम तो शायद महीने के बिजनेस में, हमारे घर में शायद महीने के 30,000 या 50,000 कमा लेते होंगे। पर वे तो महीने के शायद 5 या 10 हजार कमाने वालों में से थे। तो वहां से इतने बड़े बिजनेसमैन बने, तो ऐसे ही कोई सफल थोड़े हो गए। कैसे सफल हुए? उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, फिर अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पित हो गए, और अपने कर्म को अपनी भक्ति समझा, यानी कि अपना ईश्वर समझा। जैसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ना, जैसे ईश्वर के प्रति जब हम कार्य करते हैं तो कितना मन से करते हैं, वैसे अपने काम को भी उन्होंने मन से किया। तो इन सब बातों के बीच समानता रखी, समन्वय यानी समानता, तब जाकर सफलता प्राप्त हुई। तो शास्त्री जी भी यही कहते हैं, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, अपने कर्म को यानी अपने कार्य को भक्ति की तरह करना चाहिए। तो ये सारी समानताएं होगी तब जाके आप सफल हो सकेंगे। इतना समझ में आया? जी हाँ। गर्ल, बाकी गर्ल्स बेटा हाँ। बोलते जाइए, सब समझ में आया? हाँ, अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा बीच में, ठीक है? तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके? गर्ल्स हैं बाकी की बेटा मैं और आप ही है? है मिस, 15-17 है। हाँ मिस से। क्यों आंसर नहीं दे रही हैं? आप बैठे हो ना? बैठ के लेक्चर अटेंड करना है हाँ बेटा। हाँ हाँ। हाँ, चलो अब कौन पढ़ने वाला है? चलो मैं फुर्ती पढ़ू सिद्रा जगाते फातिमा। हैं आप थोड़ा। और सिद्रा फातिमा पढ़ो। पढ़ो सिद्रा हाँ, फातिमा। मैं शास्त्री जी की हम्म, सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में नहीं निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन एक श्रम, मिनट, सेवा, सादगी। बस बेटा एक मिनट। ओके ओके। शास्त्री जी जो हैं उनकी सफलता का रहस्य भी इसी चिंतन में यानी विचार में है। कि कौन सा विचार? कि किसी भी समर्पण, सॉरी, कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समानता होना, समन्वय होना, इसी में उनकी सफलता का रहस्य है। और साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य भी इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में छुपा हुआ है। जब आपने अपने काम को भक्ति की तरह, भगवान की तरह, ईश्वर की तरह शुरू कर दिया ना, तब आप सफल होके ही रहेंगे। अभी आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या करते हैं, कभी कभी आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बोर हो रही हूँ, या चलो थोड़ी देर बात करूंगी, कल कर लूंगी, बाद में कर लूंगी। पर जब आपको भक्ति की बात हो ना, यानी ईश्वर के बारे में, तो आप कभी ऐसा नहीं करते कि कल करेंगे, परसों करेंगे। करते हैं ऐसा हम? नमाज पढ़नी हो तो ऐसा सोचते हैं कि चलो आज नहीं मन है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा सोचते हैं आप?
नहीं ना, नहीं। वो आप समय से कर ही लेते हैं ना। हाँ, और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका पूरा ध्यान जो है वो ऊपर वाले की ओर होता है ना, खुदा की ओर होता है ना, और कुछ नहीं सोचते ना, हाँ हाँ है जी। ना। हाँ, तो वही वही बात आपको आपकी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करनी है, यानी आपकी पढ़ाई में वही बात आपको शामिल करनी है कि पढ़ाई इस समय करनी है मतलब करनी है, और पूरा ध्यान उसी में लगाना है मतलब उसी में लगाना है। तो जब आप अपने कर्म को भक्ति की तरह करेंगे तो आप अवश्य जीवन में सफल होंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो। इन सब का विकास इसी बात में छुपा हुआ है। समझ में आया? जी। हम्म। फिर आपने पढ़ा कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है। देखिए, ऐसा सवाल पूछते हैं कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन किसका अनुपम उदाहरण है? शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन किसका अनुपम उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा? शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन, बोलो आंसर बोलो आप मेरे श्रम, साथ। सेवा और साधना। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, चार। सादगी और समर्पण समर्पण का अनुपम उदाहरण है। हाँ, वेरी गुड। चार शब्द होंगे, श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण। इनका अनुपम उदाहरण है। और उनके ये गुण जो हैं वो केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं होते थे, बल्कि उनको देखने से भी इन भावों का एहसास होता था। यानी उन्हें हम देखते ना, देखिए ये शास्त्री जी है, तो भी हमें उनके ये विचार जो हैं वो साफ साफ दिखाई देते। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का समन्वय था, यानी वो जो सोचते थे ना वही करते थे। यानी ऐसा नहीं कि करूँ कि ना करूँ, ये निर्णय सही है कि नहीं है। जो सोच लेते, एक बार अच्छे से शांति से सोच लेते, फिर वो पक्का ही उस बात में उनकी समानता होती कि नहीं, मैंने जो सोचा है वो सही है। ऐसा था शास्त्री जी का। तो वे जो कुछ सोच कर कहते थे वही करते थे, और जो कुछ करते थे एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। देखा, जो कुछ कहते वही करते, और जो करते वो किस लिए करते? राष्ट्र लाभ के लिए, यानी देश के लाभ के लिए ही करते थे। आगे लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। देखिए, देश के लोग ऐसे ही उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनका कार्य ही ऐसा था कि जो कहना वही करना। कई लोग तो कहते कुछ है करते कुछ है, पर शास्त्री जी ऐसा नहीं था, जो कहते वही करते, और जो करते वो देश के लिए ही करते, देश के लोगों के लिए ही करते थे। तो इसीलिए लोग जो हैं वो उन्हें पसंद करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम जो है वो कठिन नहीं था, कम कठिन नहीं था। लेकिन देश ने उस समय साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। आपको ऐसा एक सवाल पूछा जाता है कि शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसी में उसका आंसर है। इस सवाल का आंसर कि शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, उसका आंसर इसी में है, आपको ढूंढना है। ओके, लिख लिया ना? हाँ मिस। गर्ल्स में आप ओके, जी। बेटा बोलते रहिए तो मुझे भी पता चले। ओके, तो पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, आप तो उन्हें जानती हैं, हमारे देश के प्रथम वड़ा प्रधान।
तो उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उन्हें संभालना बहुत कठिन था, पर शास्त्री जी ने उन्हें उस राजनीतिक विरासत को अच्छे से संभाल लिया। क्योंकि नेहरू जी ने जब शुरुआत की थी ना, नेहरू जी और शास्त्री जी दोनों का काम का तरीका बहुत एक जैसा था। एक दोनों का काम का तरीका अलग अलग था, पर सोच जो है वो दोनों की काफी हद तक एक जैसी थी। और दोनों में वैसे भी अलग इंसान है, तो अलग अलग तरीका होता है ना काम करने का। तो अब देखिए, नेहरू जी ने तो हमारे पहले बड़ा प्रधान, यानी देश जब आजाद हुआ तब देश को पूरी तरह नए तरीके से संभालना था, नए तरीके से लोगों के लिए कुछ करना था। हाँ, अब जो देश है वो हमारा है, तो लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनानी थी, नए नए कार्य करने थे, है ना। तो वो शास्त्री जी, नेहरू जी ने बहुत अच्छे से किया था। और अब आगे चलकर उन्हें अच्छी तरह से संभाले रखना, वो कार्य जो है वो शास्त्री जी ने अच्छे से किया था। क्लियर? हाँ मिस। क्लियर यस बेटा? मैम। हाँ मिस। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या थी उनकी, कि वे एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, यानी हमारे जैसे परिवार में। फिर सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तो भी सामान्य ही बने रहे। देखिए, ओहदा ओहदा मिला, यानी कि इतना बड़ा पद मिला, तो ये नहीं कि अभिमान आ गया। कई लोग ऐसे होते ना कि पहले बहुत अच्छे होते, फिर आगे कुछ सफल हो जाते हैं ना, तो हमारे साथ उनका बर्ताव ही बदल जाता है। हम रास्ते में मिले ना तो हमें बुलाते भी नहीं है। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा। तो ईगो आ जाता ऐसे है। अनुभव हमने देखे हैं। हाँ, हाँ, ईगो आ जाता है, राइट, सही कहा, ईगो आ जाता है। पर शास्त्री जी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे सामान्य इंसानों की तरह ही हमेशा दूसरों के साथ रहे, वड़ा प्रधान बने तो भी, यानी प्रधानमंत्री बने तो भी। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट गुण पैदा करती हैं। उनमें क्या सबसे अधिक दिखाई देता था? सादगी, विनम्रता, सादगी और सरलता, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, विनम्रता यानी लोगों से आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, पर लोगों से हमेशा नम्र भाव से बात करनी चाहिए। आप भी अभी अच्छे से बात ना करें ना तो कोई ज्यादा आपको बुलाएगा नहीं, पर आप अच्छे से बात करते होगे ना, विनम्र तरीके से, नम्रता से, मम्मी पापा से, अपनी सारी क्लास की लड़कियों से या टीचर्स से, तो सभी आपको याद करेंगे कि नहीं नहीं भाई, वो लड़की तो ना बहुत ही नम्र है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, कभी उसके शब्द जो है ना वो बहुत ही विनम्र होते हैं, है ना। तो विनम्र, फिर सादगी यानी सादा जीवन जीना। आप उनका पहनावा देख रहे हैं ना, कितना सादा सा पहनावा है। तो सादा जीवन और सरलता, सरल तरीके से रहना, सीधे शब्दों में बात करना। हाँ, तो यही उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण है। और इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो है ना वो बापू के अधिक करीब रहा है। बापू यानी कौन? महात्मा गांधी। बापू यानी महात्मा कौन? गांधी। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, महात्मा गांधी। बापू भी ऐसे ही थे ना। हाँ, वे एकदम विनम्र थे गांधी जी, सादा जीवन जीते थे और सरल स्वभाव के थे। तो शास्त्री जी भी ऐसे थे, इसलिए उनका जीवन बापू के करीब माना जाता है। और बापू से ही प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने, यानी कि शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। देखिए, इस समय ये जो साल दी है उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे ना, तो गांधी जी उसमें अग्रसर थे, यानी बहुत आगे थे, ये सब कार्य वे करते थे। तो
उस समय उनकी ललकार पर कई सारे लोग जो है ना वो अपना काम काज छोड़ देते थे, कई सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे और देश की आजादी के लिए गांधी जी के साथ जुड़ जाते थे उनके कार्य में। तो शास्त्री जी जो थे ना उन्होंने भी 1921 में बापू से गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरों को भी प्रेरित करते रहे, यानी प्रेरणा देते रहे। अब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्री जी पर किन भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा? चलिए बताइए आंसर। शास्त्री जी पर डॉक्टर भगवान दास तथा बापू के कुछ ऐसे प्रभाव बापू का प्रभाव जीवन रहा। भर रहा। हाँ वैसे वेरी गुड। नाम बताओ बेटा अपना। क्षमा, हाँ सैयद क्षमा। ओके क्षमा, वेरी गुड परफेक्ट। देखिए बाकी गर्ल सुन रही है ना, सिर्फ क्षमा ने ही आंसर दिया है। शास्त्री जी पर किन भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा, ऐसा सवाल हम पूछते हैं तो शास्त्री जी पर डॉक्टर भगवान दास और बापू, इन दोनों का प्रभाव रहा। डॉक्टर भगवान दास और बापू, इनका प्रभाव रहा। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। देखिए बाइबिल क्या है पता है आपको? एक धर्म का पुस्तक। कौन से धर्म का पुस्तक? सिख थी। हाँ है ना, ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हिंदू में भगवत गीता, फिर मुस्लिम में कुरान शरीफ, वैसे ईसाई जो होते हैं ना उनमें बाइबिल, ये उनका धर्म ग्रंथ है। మీకు పుష్పబాణానికి లైక్ హ్యాపీ బర్త్డే तो बेटा सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है? किनकी आवाज थी ये? निदा गर्ल्स मुझे बताइए। हाँ निदा निदा की। निदा निदा क्या कह रहे हैं? निदा अपना माइक या तो म्यूट रखो बेटा, अनम्यूट मत रखो, फिर आपकी बातें जो है वो यहाँ भी सुनाई देती है। तो बाइबिल जो है उसमें एक पंक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो ये उक्ति जो है ना वो शास्त्री जी पर बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि वो भी विनम्र रहे थे ना। तो जो विनम्र रहेंगे ना वो दुनिया पर राज कर सकेंगे, समझे आप लोग? इसलिए आप भी जितना विनम्र रहोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना सफल हो सकोगे। ऐसा प्रश्न भी हम पूछते हैं कि बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर सही लागू होती है? तो ये उक्ति कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। क्लियर हुआ? हाँ मिस। ये सवाल बेटा सब याद रखिएगा। हाँ चलिए अब इसके आगे का जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? और आज मैं जब ज्वाइन हुई ना तब 21-22 गर्ल्स थी, अब 13 है। 13 भी नहीं, मुझे जोड़कर 13 है, यानी 11 या 12 गर्ल्स है। तो आज मैं देखती हूँ, बात करती हूँ रीना मिस से कि 8 गर्ल्सों को अगर तीसरा लेक्चर पसंद ना हो तो फिर हम तीसरा लेक्चर निकाल देते हैं। और तो आपका एक सब्जेक्ट भी कम हो जाएगा ना, हिंदी का, है ना? हिंदी का सब्जेक्ट ही कम हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारा तो हमेशा तीसरा लेक्चर ही होता है ना। ठीक है चलिए, मैं बात कर लेती हूँ आज। आप भी चाहे तो अपने दोस्तों से बात कर लीजिए जो ज्वाइन थे, उन्हें बताइए कि मिस ऐसा बोल रहे थे, हाँ कि रीना में सब आपसे बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सेफ रहिएगा बेटा, ठंड है पर साथ में आप जानते हैं कोरोना भी अभी है,
तो आप सेफ रहिए, तबीयत जरा भी खराब ना हो उसका ध्यान रखिएगा। और सर्दी